जय हिंद। आशा करता हूं अगले कुछ मिनटों तक आप मुझे धैर्य से सुनेंगे। विवेक अग्निहोत्री के कश्मीर फाइल्स आपने देखी है। कुछ सालों पहले ये मूवी आई थी। कश्मीर के बारे में बताने का बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म में कोशिश किया। नहीं आप देखे हैं अब तक ये फिल्म तो आप जाके ऑनलाइन देख सकते हो इसे। मैं आज कश्मीर पे बात करने आया हूँ, वही कश्मीर पे जो इस बार लोकसभा के इलेक्शन में एक इतिहास बना दिया। ऐसा वोटिंग हुआ इतना शांति माहौल में, और ऐसा लाल चौक से लेके गेंद्रवाल से लेकर अनंतनाग तक, माफ़ कीजिएगा, ऐसा माहौल है कि उस कश्मीर में जीना हर कोई बहुत पसंद कर रहा है। तब जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, तब कश्मीर का माहौल कैसा था, क्या कुछ चल रहा था वहाँ के राजनीतिक परिवेश में, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बात करूँगा। कश्मीर को जलते हुए, कटते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए आपने देखा होगा, हमेशा वन साइडेड। फिल्मों के माध्यम से घटनाओं को समझा, क्या क्या हुआ उसमें, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये सब क्यों हुआ? राजनीतिक परिवेश क्या था, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक क्या माहौल था, कौन कौन से राजनेता हुए जिन्होंने कश्मीर को कंट्रोल करने में अक्षम भूमिका निभाई, फेलियर रहे, उन नेताओं का भी जिक्र करूंगा। घाटी में लोग मारे जा रहे थे, माताओं और बहनों के साथ रेप हो रहा था, बाप के सामने बेटी को खंभे में बांध के रेप किया जा रहा था। वो कौन लोग थे जिन्होंने कश्मीर को उस हालत में, जिहालत में पहुंचा दिया था जहां पे कोई इंसान अगर उसके बारे में बात करे तो उसका रूह कांप जाए? सुनिए मुझे, चंद नेताओं ने जिन्होंने अपनी कुर्सी के खेल में कश्मीर को ऐसा झोंका कि कश्मीर लहूलुहान हो गया। कश्मीर एक ऐसा फाइल जो सिर्फ एक मूवी के फाइल से नहीं समझा जा सकता है। कश्मीर कोई रातों रात की घटना नहीं थी, कश्मीर कोई 24 घंटे का स्टोरी नहीं था, कश्मीर कोई एक दिन का स्क्रिप्ट नहीं था। वर्षों तक फील्ड वर्किंग हुआ, फील्ड मैप तैयार किया गया, और प्लानिंग के थ्रू वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। किसी को ये हजम ही नहीं हो रहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। शेख अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला तक बात करूंगा, बने रहिए वीडियो में। फारूक अब्दुल्ला, भूतपूर्व सीएम कश्मीर के। फारूक अब्दुल्ला जब सीएम थे तो दिल्ली में कौन सा मंत्रिमंडल था? फारूक अब्दुल्ला जब सीएम थे उससे पहले कौन सीएम थे, और क्या कुछ चल रहा था कश्मीर में? 2-3 दिन पहले अंजना ओम कस्यम के साथ फारूक अब्दुल्ला का एक कश्मीर में डल झील के किनारे एक इंटरव्यू चला। उनका बाइट सुनिए, उसके बाद मैं आपको आगे का घटना बताता हूँ। करेंगे 35 से वापस लाएंगे। और ये बीजेपी का कहना है कि आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं लोगों की, क्योंकि ये तो केंद्र का काम है। ये आप अगर सरकार में आ भी जाते हैं तो आप कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, कितने साल लगे इनको उसको हटाने में? कितने साल? 2014 से इनका शासन था, 19 में जाकर हटाया। इनका पहले से, तब से हिंदुस्तान आजाद हुआ और ये धारा हम लोग को मिली, तब से इनका ये था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स नहीं, वस्तुतः सियासी फाइल। कहानी शुरू होती है शेख अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने से लेकर कश्मीरी पंडितों का टारगेट किलिंग, रेप, मर्डर, बलात्कार, ये सब का न्यू बहुत पहले पड़ चुका था। घटने पे आऊँगा, उससे पहले शेख अब्दुल्ला कैसे मुख्यमंत्री बने थे, पहले इस चीज़ को जानिए। 1975 की बात है। तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का सीएम बनते शेख अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी। और तब इस समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने अपने तत्कालिक सीएम मीर कासिम का इस्तीफा ले लिया था और शेख अब्दुल्ला को जबरन सीएम बनाया था जम्मू कश्मीर का। सर्वदलीय बैठक में विधायक के सहमति से अजबे लीला चल रहा था कश्मीर में। कभी आपने सुना है क्या? एक ऐसे इंसान को मुख्यमंत्री बना दिया जो उस पार्टी का था ही नहीं। शेख अब्दुल्ला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, अब वो कांग्रेस के सीएम बन गए इंदिरा गांधी के पैरवी में। इतना उनका पार्टी में पावर चलता था भाई, आयरन लेडी थी। सुनिए और सुन के माथा पीट लीजिए। शेख अब्दुल्ला राजनीतिक जीवन से कोई रिश्ता नहीं था उनका, राजनीतिक पार्टी नहीं था, वो चुनाव से की दुनिया से बाहर थे, तब भी उनको सीएम बनाया गया। क्या आज के डेट में इंदिरा गांधी जैसे उस समय की 1975 के आसपास, क्या मोदी किसी को अपने मन से सीएम चुनेंगे तो लोग 2 मिनट में बोल देंगे कि संविधान जल रहा है। कश्मीर में ऐसा परपंच हो रहा था, उस समय कश्मीर में कोई संविधान नहीं जल रहा था। माथा पीट लीजिएगा कि अपना मुख्यमंत्री मीर कासिम को हटा दिया विधायक के विचार से सहमति लेके,
और शेख अब्दुल्ला को सीएम बना दिया। Oh my God. और सीएम बनाया तो बनाया, बाद में खिटपिट भी हो गया। ये भी सुनिए आप। मतलब सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया जा रहा था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई एक पैटर्न नहीं था, कोई विचारधारा नहीं था, बस कुर्सी का मोह था। और अब आएंगे इस कहानी में फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला के बाद उनके बेटा आ जाएंगे उमर अब्दुल्ला। सॉरी पूरा परिवार का पैंट उतरेगा। इमरजेंसी के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव में एनसी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ा। और लीड कौन कर रहे थे राज्य में मुख्यमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, जो कि कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हुए थे। गठबंधन का प्रस्ताव इंदिरा गांधी ने दिया और अब्दुल्ला ने स्वीकार किया, और इस तरीके से चुनाव हुआ। पूरे देश में चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा और 3-3 सीट पे चुनाव दोनों लड़े। पूरे देश में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई, खुद इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई। और इंदिरा गांधी को ऐसा लगता था कि मेरी सरकार है, जम्मू में गठबंधन की सरकार है, सुपर सीएम बना के रखना चाहती थी इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला को, लेकिन अब्दुल्ला को ये मंजूर नहीं था। टकराव का वजह यह भी था। तो शेख अब्दुल्ला साहब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को जाके बोले कि विधानसभा भंग कर दीजिए। हुआ भी ऐसा ही, विधानसभा भंग हुआ। 46 सीट जीता विधानसभा के चुनाव में एनसी, और कांग्रेस को महज 10 सीट आया। बस बने सुपर सीएम अब्दुल्ला जी। 1975 से 1980 तक का दौर कश्मीर में सबसे शांत दौर माना जाता है। और अब्दुल्ला साहब भी बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, क्योंकि उन पे आरोप लगा भाई और भतीजावाद के लिए। उन्होंने कुछ नेताओं को भाई भतीजावाद के वजह से हटाया भी अपने पार्टी से। तो फिर बाकी लोग अलगाववादी प्रवृत्ति के जो थे, उनको पावर और नहीं मिला मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, तो वो लोग अलग राग अलापने लगे। तो इस तरीके से 80 आते आते तक इनका भी पतन होना शुरू हो गया। किनका? अब्दुल्ला साहब का। इसमें कोई संशय नहीं है कि शेख अब्दुल्ला ने अपने राजनीतिक जीवन में वंशवाद को बढ़ावा दिया। और इसी के साथ जो नाम आपने सुना था इस वीडियो में बहुत देर पहले, फारूक अब्दुल्ला, उनका एंट्री होता है। एक ऐसा पॉलिटिशियन, एक ऐसा आदमी कह लीजिए जिसने राजनीति का मुंह नहीं देखा था, लंदन से डॉक्टरी छोड़ के इंडिया में आता है और यहाँ पे आने के बाद सीधे सीधे अपने बाप के से स्वास्थ्य मंत्री बनता है। राजनीति में ये कोई नया बात नहीं है। शेख अब्दुल्ला ने वंशवाद को बढ़ावा दिया और कैसे अपने बेटे को पॉलिटिक्स में लाया। इनका बेटा लंदन में डॉक्टरी करते थे। वाओ। और हुआ क्या कि बाकी जो नेता थे, कितने ही बड़े बड़े नेता थे एनसी में, जो कश्मीर के आगे का कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में या फिर कोई बड़े मंत्री के रूप में संभाल सकते थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने अपने बेटे को लाके पहले अध्यक्ष बनाया, फिर स्वास्थ्य मंत्री बनाया। और ये बात उनके खेमे में बाकी मंत्रियों को खटकने लगा। और अलगाववादी प्रवृत्ति के सारे हैं ही उधर, एक बीजेपी को छोड़ के, माफ कीजिएगा। क्योंकि 1970 हटने के बाद ना फारूक अब्दुल्ला को, यासीन मलिक लोग को, पता नहीं 3-4 और कौन सा नाम है, इनको मोदी जी बंद कर दिए थे कि सब बाहर रहेगा तो टेपे करेगा और ये अच्छे से काम नहीं करने देगा। बहुत सारा फोटो उठा के इसको बंद कर दिया गया था। देख लीजिए चोट्टा को, फारूक अब्दुल्ला को, इसको बंद कर दिया गया था। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अब फारूक अब्दुल्ला की जब एंट्री हो गई, फारूक अब्दुल्ला का पहला काम क्या हुआ कश्मीर में, सुनाना ये चाहता हूँ कि जैसे ही शेख अब्दुल्ला का मृत्यु होता है 1982 में, उसी दिन, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, उसी दिन फारूक अब्दुल्ला सीएम पद का शपथ लेता। और उस शपथ समारोह ग्रहण में इंदिरा गांधी भी आई थी। Oh my God. और राजनीतिक के दूसरे हिस्से में संजय गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी का भी एंट्री हो चुका था। वही राजीव गांधी जिनके दून स्कूल के बाकी लोग और राजीव गांधी के साथ पीएमओ में जब बैठते थे तो सिर्फ इन्हीं का चलता था। बहरहाल आगे सुनिए। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के बीच भी ज़्यादा दिन तक बना नहीं। ये बात अलग है कि इंदिरा गांधी जी गई थी उनके शपथ समारोह ग्रहण में, और ये पॉलिटिकल स्टंट ही था और अपने फायदे के लिए गई होंगी, और फिर तालमेल बना था। लेकिन कुछ दिन के बाद तालमेल फिर खराब होने लगा, टकराव होने लगा। और टकराव का मुख्य वजह यह था कि जम्मू कश्मीर पुनर्वास नामक एक विधेयक था, माफ कीजिएगा, जो कि फारूक अब्दुल्ला विधानसभा में पेश करके इसको अमल में लाना चाहते थे। और यही प्रयास शेख अब्दुल्ला साहब ने भी किया था। दोबारा फारूक अब्दुल्ला, नाम सुनिए, फारूक अब्दुल्ला ने इस विधेयक को पास कराने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी। तब के गवर्नर थे बीके नेहरू। बोले कि भाई ये सब कैसा डिमांड है,
ये तो इससे मतलब तबाही आ जाएगा। पुनर्वास का मतलब होता है कि जो यहाँ से चले गए थे फिर से आके बसेंगे, और फिर बाद में इस बात की क्या गारंटी है कि जो विभाजन के बाद गए हुए थे पाकिस्तान में, मतलब इस विधेयक में ये था कि पीओके में जाके जो बस गए थे, घर छोड़ के जो चले गए थे जम्मू कश्मीर से, वो दोबारा आके बस सकते थे। इस बात का क्या गारंटी है कि उनके साथ साथ बाकी कोई टेररिस्ट नहीं आके घर बना के रहने लग सकता था? क्योंकि आपके मंशा था ना कि लोग आके इस विधेयक के हिसाब से दोबारा आके यहाँ बसे, तो आपका सरकार रहेगा तो कोई दूसरा जिनको आप बुलाना चाहते हैं इस विधेयक के मतलब गलत इस्तेमाल करके, तब तो उनको तो कोई बोलता नहीं कि गवर्नमेंट आपकी है। इसके फलस्वरूप कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला के बीच विवाद शुरू हुआ, टकराव शुरू हुआ। सुनते रहिए, आपको हैरत होगा, ये पास भी हो गया, ये जम्मू कश्मीर पुनर्वास विधेयक पास भी हो गया, लेकिन अमल में नहीं आया। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये अमल में आया हुआ होता तो कुछ पाकिस्तान से आते, कुछ पीओके से आते, बलूचिस्तान से आते, और आज ये कश्मीर आप देख रहे हैं ना, ये नहीं होता। सुनते जाइए बस, इतना से भी मन नहीं भरा फारूक अब्दुल्ला का। विधानसभा फिर से भंग करवाने का मांग किया, भंग हुआ भी। फारूक अब्दुल्ला अपने दम पे, एनसी के दम पे मुक्त सीएम बने। इंदिरा गांधी तक प्रचार करने गई थी, लेकिन फिर भी वहां पे कांग्रेस का सरकार नहीं बना। फारूक अब्दुल्ला चुनाव तो जीते, लेकिन उनको सह मिला था मीरवाइज से। मीरवाइज नाम का एक मौलवी था जो कि हमेशा भारत विरोधी गतिविधि में शामिल रहता था और भारत को कश्मीर का हिस्सा या फिर कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता था, पाकिस्तान का हिस्सा मानता था। फारूक अब्दुल्ला उनका सह लेके चुनाव जीते, उनका सपोर्ट पाया था। और ये एक इंडिकेट कर रहा हूं आपको कि कैसे कैसे लोग थे जिनके साथ फारूक अब्दुल्ला का उठना बैठना था और इनके सियासी गतिविधि में वो लोग शामिल रहते थे, जिनका सपोर्ट पाके ये खूब आगे बढ़े। बताइए, फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में मैंने ये बोला आपको कि खूब सियासी ताकत बांटा गया गलत लोगों को, और इसी में कोई यासीन मलिक बन के पनपा, इसी में कोई बिट्टा कराटे बन के पनपा, इसी में कश्मीरी पंडित को गाजर मूली के जैसा काटने वाले लोग भी पनपे। आपका ब्रेन हैमरेज कर जाएगा सोचिएगा तो। 70 से लेकर 84 तक कांग्रेस एनसी, कांग्रेस एनसी, कांग्रेस एनसी, साथ में अलग, साथ में अलग, साथ में अलग, साथ में अलग, यानी कि 15 साल मार के रख दिया। आप समझ रहे हो? और कोई पार्टी दिख रहा है आपको इतने देर के बाद में? ना बीजेपी था, ना अखिलेश यादव था, ना ममता बनर्जी थी, उधर कोई जाता नहीं था। आ रही है बात समझ में? वन साइडेड चलता था। ये तो एक व्यक्ति का जीवन बता रहा हूँ, एक परिवार का। इस जीवन के तत्वाधान में ये जो जितना भी घटना बताया, इसके दौरान 15 साल तक कश्मीर सुलगता ही रहता था। फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल में क्या क्या हुआ उसका कुछ नमूना बताता हूँ। 15 अगस्त जब मनाया जा रहा था तो पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा था कश्मीर में। वेस्ट इंडीज़ के साथ इंडिया का मैच हो रहा था तो पाकिस्तानी झंडा लहराया जा रहा था। इमरान खान का पोस्टर लेके कश्मीर के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे थे। ऐसा बहुत सारा घटना है। अब फारूक अब्दुल्ला तो पॉलिटिकल पावर हो गया। इनके साइड में मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, बुरहान वानी, मतलब दुनिया भर के तमाम जितने भी पत्थरबाज। बोहनी कैसे हुआ? पहले पत्थरबाज बने, फिर जाके पावर मिला तो स्थानीय नेता टाइप्स कुछ सोशल वर्कर के रूप में दबंग बने, मुखौटा सोशल वर्क वाला, और बच्चों को जुटाना और पत्थरबाजी करवाना। आपको कितना चीज बताएं। अब सीधा स्टार्ट करते हैं कि उस रात क्या हुआ था। बोलते हैं लोग कि एक रात में सब लोग विस्थापित हो गए थे, लाखों लोग एक जगह से दूसरे जगह चले गए थे। ऐसा कुछ नहीं है। एक रात का प्लानिंग नहीं था। जिम्मेवार कहीं ना कहीं सीएम था, मेंस फारूक अब्दुल्ला थे। और उसके बाद कौन कौन से नए लोग, नए चेहरा, अलगावादी नेता और अलग अलग ग्रुप, पार्टीज, जिसको मन में आता था जो ही ग्रुप बना लेता था, तकरीर देने लगता था, अल्लाह अकबर बोलने लगता था, जिसको जो मन में आता था एक पोस्टर लेता था। और कश्मीर में बहुत आम बात था, 3-4 पोस्टर छपाओ, 5 पत्थरबाज उठाओ, दंगा फसाद करना शुरू कर दो। यहीं से शुरू होता है कश्मीरी पंडित के हत्या का पहला चरण। वो कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा, दूसरे पार्ट में आ जाइए। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं मेरा सब पार्ट देखें। जय हिंद।